हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। फिर चैनल खो जाएगा और आप वीडियो ढूंढते रह जाओगे, आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो कर दो यार सब्सक्राइब जल्दी से। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3, जिसमें है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं इसको हम। ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, दो टॉपिक पढ़ेंगे हम, आउटसोर्सिंग और WTO। ये इस चैप्टर की 6th वीडियो है, नंबर 6 मैंने इसलिए लिखा है 6th वीडियो। इससे पहले जो 5 वीडियोज़ हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को डिटेल में पढ़ा है, क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट किया गया था, कब आया था, सब कुछ अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा है, वो आप देख सकते हैं। और ये हमारा 6th वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग क्या होती है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और क्या काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आउटसोर्सिंग क्या होता है, ठीक है। ये दो दो टॉपिक हैं। आज सबसे पहले पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आउटसोर्सिंग एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, ABC। ABC कंपनी है, ये बनाती है भैया मोबाइल फ़ोन, ठीक है। आपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, जिनको कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना आता है, किसी को हार्डवेयर बनाना आता है। एक टीम से आपने बोला भाई मैं मोबाइल फ़ोन बना सकता हूँ, या आपकी कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है। आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनका काम है भैया मोबाइल फ़ोन बनाना, ठीक है। ये आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनका काम है मोबाइल फ़ोन बनाना। अब क्या है, आपने जैसे अपनी कंपनी शुरू करी, लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आया, आपने बेचा और आपके जो है काफ़ी ज़्यादा सेल्स बढ़ने लगी। आपकी सेल्स बढ़ने लगी तो आपकी नॉन कोर एक्टिविटी भी बढ़ने लगेगी। आपकी कोर एक्टिविटी क्या है दोस्तों? कोर एक्टिविटी मतलब आपका मेन काम क्या है कंपनी का? कोर एक्टिविटी, मेन काम आपका है मोबाइल फ़ोन बनाना, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन बनाना। अब मान लीजिए आपका काम जब बढ़ेगा तो आपको अकाउंटेंसी का काम भी करना पड़ेगा, बुक कीपिंग भी करना पड़ेगा, ये सब काम भी करना पड़ेगा, टैक्स भी भरना पड़ेगा। और मान लीजिए जब आपका मोबाइल बेच दिया जाएगा, आप बेच दोगे, कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि भैया मोबाइल चल नहीं रहा है, ये बटन ख़राब है, वो ख़राब है, पानी में गिर गया तो क्या करें। तो कस्टमर सर्विस भी चाहिए होगा आपको। तो ऐसी कई चीज़ें आपको चाहिए होंगी जो आपकी कोर एक्टिविटी नहीं है, बट आपको वो काम करना पड़ेगा। तो या तो उसके लिए आप खुद अपने और एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, इनको काम पे लगाएंगे, या फिर आप बाहर ढूंढेंगे। अब मान लीजिए एक दूसरी कंपनी है XYZ कंपनी। ये कंपनी क्या करती है दोस्तों? ये काम करती है, सिर्फ अकाउंटिंग का ही काम है इनका, ठीक है ना। ये काम ही करती है अकाउंटिंग का। तो आप इनके पास गए और बोला यार एक काम क्यों नहीं करता? मेरे पास तो सिर्फ यूज़र है, ठीक है ना, यूज़र हैं जो खरीद रहे हैं प्रोडक्ट। मैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन बनाना चाहता हूँ यार, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्स कितना भरना, मैं इसको इतना ध्यान नहीं देना चाहता। क्यों ना तू ये काम कर दे। बोलता ठीक है यार। तो आपने इसे आउटसोर्स कर दिया अपना काम। आउटसोर्स कर दिया मतलब ये अपना काम किसी और को दे दिया, वो अब आपके लिए वो काम करेगा। बदले में आपने बोला भाई तुम महीने का 40,000 रुपये ले ले मुझसे। ये भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि इसका तो काम ही अकाउंटिंग का, इसका कोर एक्टिविटी है। जो आपका नॉन कोर एक्टिविटी है वो इसका कोर एक्टिविटी है। ये खुश हो गया, इसको धंधा मिल गया। आप भी खुश हो गए कि आपको ये सिरदर्दी अब लेनी नहीं पड़ेगी। हर महीने आपका अकाउंटिंग और टैक्सेशन का जो भी काम है वो ये लड़का करेगा, या ये कंपनी करेगी। खुश हो गए। फिर आगे आगे और जो है सेल्स बढ़ी, लोगों की कंप्लेंट आनी शुरू हुई प्रोडक्ट को लेकर, लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। तो एक और कंपनी आई दोस्तों, आपने देखा मार्केट में कंपनी है DEF लिमिटेड। ये क्या करती है दोस्तों? ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है। कस्टमर सर्विस क्या होता है दोस्तों? जैसे कॉल सेंटर देखे आपने, कई सारे होंगे कॉल सेंटर वगैरह, कॉल सेंटर में बैठे रहते हैं लोग। कि क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया है वो ख़राब होता है, तो आप फ़ोन करते हैं कि भाई ये चल नहीं रहा है प्रोडक्ट, क्या करना है, वापस करना है, ये करना है, वो करना है, कब तक ठीक हो सकता है, ये सब कुछ। तो वो कॉल सेंटर में जो बैठे लोग हैं ना, वो आपको समझाते हैं कि क्या है, आप ये दबाएं, होता ना, इसके लिए 1 दबाएं, उसके लिए 2 दबाएं, उसके लिए 3 दबाएं, ये सब के लिए। अब आप ऐसे लोग खुद रखेंगे अपने लिए तो भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। कई सारे लोगों को रखना पड़ेगा जो समझाएंगे मोबाइल के बारे में, भाई ये करना है, वो करना है, आप यहाँ पर वापस दे सकते हैं, आपको रिप्लेस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ये सब कुछ। या फिर हम सोचा क्यों ना मैं इस कंपनी के साथ ही डील कर लेता हूँ ना। इनके पास बहुत सारे लोग हैं, इनके पास अ सेट ऑफ 1000 पीपल हैं जिनका काम ही यही है, कस्टमर सर्विस। मैं क्या करूँगा, इनके लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा दूंगा, मेरा मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, क्या फीचर है क्या नहीं है, और बाकी ये सब कर लेंगे। तो आपने इन कंपनी को अपना काम यहाँ पर भी आउटसोर्स कर दिया। तुमने बोला भाई एक काम करो, मैं मोबाइल फ़ोन बेचूंगा और जो भी कस्टमर सर्विस की रिक्वेस्ट आएगी ना वो तुम हैंडल करो, ठीक है। तुम जितना अच्छे से हैंडल करोगे मैं तुम्हें उतने ज़्यादा पैसे दूंगा,
ठीक है ना। आपने इसको भी शायद कुछ महीने का समझ लीजिए 1 लाख रुपए आपने बोला मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, आपको ये फ़ायदा हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कोर एक्टिविटी पर ध्यान दे सकते हैं। आप सिर्फ वो काम कर सकते हैं जिसके लिए आपने कंपनी खोली है। आप मोबाइल फ़ोन बनाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, आप वही कर रहे हैं। आपकी जो नॉन कोर एक्टिविटी जैसे अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉल सेंटर, ये सब कस्टमर सर्विस हो गया, ये सब काम आपने किसी और को आउटसोर्स कर दिए, ठीक है ना, किसी और को दे दिए करने के लिए। इसी को कहते हैं दोस्तों आउटसोर्सिंग। जब आप अपना खुद का काम जो कि कोर एक्टिविटी आपकी नहीं है वो किसी और को देते हो कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्म करने के लिए, किसी थर्ड पार्टी को, ये आप हो फर्स्ट पार्टी, ये आपका कंज्यूमर है सेकंड पार्टी, और ये कोई थर्ड पार्टी है जिसका आप और आपके कंज्यूमर से कोई लेना देना नहीं था वैसे। इसको आप थर्ड पार्टी को आप अपना काम सौंप देते हो करने के लिए ताकि आपको वो काम ना करना पड़े, आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, उसे कहते हैं हम आउटसोर्सिंग। अब चलते हैं दोस्तों डेफिनेशन पे। क्या होता है डेफिनेशन, कहती है इट रेफर्स टू contracting out some of its activities to the third party which were earlier performed by the organization। ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि पहले ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही थी वो अब एक थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया, मतलब दूसरी पार्टी को दे दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया इनको काम। जो काम आप पहले खुद कर रहे थे अब वो काम आपने, वो एक्टिविटीज़ किसी थर्ड पार्टी को दे दी हैं करने के लिए, इसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है दोस्तों, सिंपल शब्दों में अच्छे से हमने समझ लिया, डिटेल में डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट है, इंडिया जो है उसे हम एक तरीके से कहते हैं आउटसोर्सिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा आउटसोर्सिंग होता है दोस्तों। काफ़ी जो है इंडिया में चीज़ों का आउटसोर्सिंग होता है। क्यों इंडिया में चीज़ों का आउटसोर्सिंग होता है, कई बार क्या होता है कि लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं या कुछ ना कुछ काम वाम करते हैं, तो इंडिया में जो उसका कस्टमर सर्विस है ना वो इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब इंडियंस को दे देते हैं वो काम करने के लिए। इंडिया इतना ल्यूक्रेटिव मार्केट क्यों है उन लोगों के लिए कि इंडिया ही क्यों आते हैं वो आउटसोर्स करने के लिए, इसके दो कारण है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक है लो वेज रेट, इंडिया में वेज रेट बहुत कम है, ठीक है ना। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपको अपना कस्टमर सर्विस किसी को आउटसोर्स करना है, पहली बात तो आप ज़्यादा पैसे देना नहीं चाहोगे क्योंकि आपका नॉन कोर एक्टिविटी है ना यार, ठीक है ना, नॉन कोर एक्टिविटी के लिए आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो आप वो कंट्री ढूंढोगे जहाँ पर आपको पैसे कम देने पड़े, और इंडिया में है लो वेज रेट। सिंपल सीधी बात है यार, आप एक काम करने से मना कर दो, बोलो मेरी को सैलरी कम मिल रही है, 4 लोग आ जाएंगे वो काम करने के लिए, भाई हमें दे दो, कोई टेंशन नहीं इस सैलरी पे, हम कम कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी लो वेज रेट है जो उनके लिए ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, उनके लिए फ़ायदा है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, इंडिया में स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़बरदस्त अवेलेबिलिटी। आपने कहीं तो पढ़ा होगा कि इंडिया की एवरेज एज जो है वो 27 है, तो अच्छे खासे स्किल्ड मैन पावर हैं जो कि मतलब वर्किंग पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा बूढ़े नहीं है, ज़्यादा यंग नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्किल्ड मैन पावर, और लोगों को अंग्रेजी बोलनी भी आती है कई लोगों को, सम पीपल आर गुड इन इंग्लिश, कुछ लोग हिंदी में अच्छे हैं, जिसमें भी हो बात करने में अच्छे हैं तो कस्टमर सर्विस का काम कर सकते हैं। तो स्किल्ड मैन पावर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ये दो कारण हैं दोस्तों कि इंडिया क्यों दुनिया का आउटसोर्सिंग कैपिटल कह सकते हो, या फिर क्यों दुनिया में लोग इंडिया को ज़्यादा आउटसोर्स करते हैं। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्यों इंडिया को आउटसोर्स ज़्यादा लोग करते हैं। एक लो वेज रेट कम है, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इन दो कारणों की वजह से पूरी दुनिया जो है इंडिया को चीज़ें आउटसोर्स करती हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या चीज़ें आउटसोर्स की जाती हैं इंडिया को, कॉल सेंटर, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, ये सब काम जो है आप देखेंगे सारे के सारे ना नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं। ये सब काम जो है इंडिया को जो है आउटसोर्स किए जाते हैं। कोई अमेरिकन कंपनी कर दिया, किसी ब्रिटेन की कंपनी ने कर दिया, किसी जापानीज़ कंपनी ने कर दिया, किसी कोरियन कंपनी ने कर दिया आउटसोर्स, ये सब आउटसोर्स इंडिया को कर दी जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटसोर्सिंग इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया आउटसोर्सिंग। अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से। तो भाई साहब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, WTO जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, करता क्या काम है, फंक्शंस क्या है इसके। तो भाई इसका पहले नाम हुआ करता GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पहले इसका यही नाम हुआ करता था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका एक नाम हुआ करता। तो ये करता क्या था और एक कब बना था। GATT वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 विद 23 कंट्रीज। 1948 में बना था दोस्तों, 23 कंट्रीज के साथ, टू एडमिनिस्टर
all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market. इंटरनेशनल मार्केट में सब कंट्रीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सबके सब लोग अग्रीमेंट्स से एडहर करें, एग्रीमेंट्स को माने, इसके लिए जो है ये क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ये जो है आपका बना था जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट है कि भाई हम आपको देंगे क्लॉथ, ये कंट्री ए, ये है कंट्री बी, हम आपको देंगे क्लॉथ, कपड़े बना के देंगे, और आप हमको देंगे बीच उसके बाद पैसे, डॉलर। अब मान लीजिए भाई एग्रीमेंट में लिखा है कि जैसे हम आपको क्लॉथ देंगे 30 दिन के अंदर हमको पैसे आ जाने चाहिए। अब इस कंट्री ने इधर क्लॉथ तो दे दिए, कपड़े तो दे दिए, बट 30 दिन बाद पैसे नहीं आए, तो भाई वो क्या करेंगे? अग्रीमेंट पे तो इन्होंने मतलब खरे नहीं उतरे। तब जो है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट का जो है रोल बढ़ जाता है। फिर वो इस कंट्री को बोलता है कि भाई साहब प्लीज़ पैसे दीजिए उनको, ऐसे नहीं चलेगा, आपने अग्रीमेंट साइन किया है। तो ये काम था जनरल गैट का, to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in international market. इंटरनेशनल मार्केट में सब कंट्रीज को ट्रेड के साथ ट्रेड का पालन किया जाए, ये इंश्योर करना गैट का काम था। फिर 1955 में WTO बन गया, इसका एक तरीके से सक्सीड कर गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1955 एज अ सक्सेसर ऑफ गैट। GATT गैट का सक्सेसर, मतलब इसको एक तरीके से ओवर पार कर लिया, इसको एक तरीके से इसके बाद ये बन गया, उसी का नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 1955 में इसकी स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1955 में। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कब फाउंड हुआ WTO, तो आप लिखेंगे 1955। अगर गैट कब और हुआ आपका, तो हम बोलेंगे 1948 विद 23 कंट्रीज। आज क्या सिचुएशन है दोस्तों? अगर हम आज पूछे कि आज क्या सिचुएशन है WTO की, तो हम बोलेंगे एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज हैं दोस्तों, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। शुरू कितने देशों के साथ हुआ था? 23 कंट्रीज इन 1948 और 1955। 1948 में गैट हुआ था शुरू, 1955 में WTO शुरू हुआ था। आज 164 कंट्रीज हैं पूरे देश की, दुनिया की, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में एक जगह है, जैसे इंडिया में एक जगह है न्यू दिल्ली, US में जगह है न्यूयॉर्क, वैसे ही स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा। ये इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये इस WTO का हेडक्वार्टर है। अब आप पूछेंगे भाई अब फंक्शंस क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के? या आपने इतना सब कुछ तो बता दिया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, क्या करते हैं लोग, 164 कंट्रीज का पार्ट है, बट आखिर ये करता क्या है? लूडो खेलते हैं क्या बैठ के सबके सब? इसके फंक्शंस क्या है, इसका काम क्या है पूरे वर्ल्ड में? तो हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। ये पहला पॉइंट है दोस्तों, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। बायलैटरल ट्रेड मतलब दो देशों के बीच में ट्रेड, मल्टीलैटरल मतलब दो से ज़्यादा देशों के बीच में ट्रेड। अगर इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड हो रहा है तो बायलैटरल ट्रेड। मल्टीलैटरल मतलब इंडिया, जापान, US, कोरिया, इनके बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसे कहते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड, ठीक है ना। दोनों ही बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। अब आप बोलोगे यार फैसिलिटेट का मतलब क्या है? इतने टीचर ने हमको कुछ ना कुछ पढ़ाया, ये वर्ड हमने कई बार सुना है फैसिलिटेट, इसका मतलब क्या है? कहीं भी किसी भी ज़्यादातर टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूँ। फैसिलिटेट का मतलब है दोस्तों किसी भी चीज़ में आसानी पैदा करना, सुविधा देना, उसको किसी चीज़ को आसान करना, इंटरनेशनल ट्रेड को आसान करना, बायलैटरल मल्टीलैटरल को, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम, उन लोगों के लिए आसान करना। मतलब ये मान लीजिए, समझिए कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसने वो आया और उसने बोला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि भैया हमारे यहाँ पर मेडिसिन की बहुत कमी है, कि भैया हमारे यहाँ पे लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं और इंटरनली हम डोमेस्टिकली उसको ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ हमें इसका इलाज बताइए। तो WTO बोलता है भाई एक काम करो, तुम इंडिया के पास जाओ, इंडिया के साथ ट्रेड करो, वो कई देशों को जो है प्रोड्यूस करके बेचते हैं मेडिसिन, और जो मेडिसिन आपको चाहिए वो उनके पास ज़रूर आपको मिलेगी। भाई वो इंडिया के पास आए, इंडिया ने बोला भाई हम बेच सकते हैं। अब अफ्रीका ने बोला भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला एक काम करते हैं, पहले 6 महीने का हम आपके लिए पे कर देते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे पे करते रहिएगा। बोला ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया ट्रेड, आसानी पैदा कर दी, सुविधा कर दी ट्रेड इंडिया और अफ्रीका के किसी अफ्रीकन कंट्री के बीच में।
इसे कहते हैं दोस्तों फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा क्या है, इस्टेब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम वेयर नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि रूल बेस्ड हो, मतलब अपने मन से कोई कुछ नहीं कर रहे, उसके कायदे कानून हो जिसके, ऐसा सिस्टम बनाना जहां पर वेयर नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। आर्बिट्री का मतलब दोस्तों होता है अपनी मनमानी करना, ठीक है ना। अपनी मनमानी करने वाले रिस्ट्रिक्शन हर कोई देश ना लगा सके। रूल बेस्ड सिस्टम हो भाई, सबके लिए कानून बराबर हो। आपने अगर कोई कुछ खरीदा है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, इतने दिनों में देने पड़ेंगे, और उतने दिनों में नहीं दिए तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कायदे कानून से चलेंगे सबके सब, कोई अपने आर्बिट्री अपने मनमानी के तरीके से काम नहीं कर सकता। ये आप उनका काम है, ठीक है, ये उनका फंक्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। इस दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये भी जो है काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मान लीजिए एक छोटी सी कंट्री जैसे कॉन्गो है, वहाँ पर एक ऑयल बहुत बड़ा जो है फाउंड होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़मीन में ऑयल गड़ा हुआ मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा है। अब कॉन्गो है भैया छोटी सी कंट्री, वो उस ऑयल का सिर्फ 20% ही यूज़ कर पाएंगे। 80% जो है वो क्या करेंगे फिर? 80% का ख़राब होने देंगे? नहीं। तो उस वर्ल्ड रिसोर्सेज का, उस रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उनको मदद करेगा कि जो बाकी 80% है या फिर 60% जितना भी वो चाहें, वो बाकी कंट्रीज़ को, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है ना, यूएस हो गया, इन कंट्रीज़ को बेचे, इन कंट्रीज़ को सेल करे, इससे उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, और इन कंट्रीज़ की डिमांड फुलफिल हो जाएगी। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट फंक्शन दोस्तों क्या आता है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। दोस्तों ये जो है फंक्शन है, ये पहले नहीं हुआ करता था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो हो सकता है शायद आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ स्टार, कि भाई शायद 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि भैया क्या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना WTO का फंक्शन है। तो भैया ये अब हो चुका है फंक्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है एनवायरनमेंट को भी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल, आप सोचेंगे WTO कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट को। जैसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक कंट्री है जो कि गुड्स बेचती है दूसरी कंट्री को, और ये जो गुड्स वो बेचती है ना, उसके कुछ बाई प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है। एयर पोल्यूशन भी होता है उसको बनाने में, वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगी कि इसको डिस्पोज करने का जो खर्चा है वो आप ही उठाएंगे, ठीक है ना। कल को आप इनको ये नहीं कह सकते कि हम आपको गुड्स बेच रहे हैं, अगर आप इसका खर्चा नहीं उठाएंगे तो हम वो नहीं बेचेंगे, नहीं। इसको दोस्तों एक तरीके से एक और चीज़ कहते हैं, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। आप चाहे तो एग्जाम में लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर बहुत अच्छे से खुश हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ के आए हो। इसे कहते हैं दोस्तों पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि भाई जो पोल्यूट कर रहा है वो पे करेगा, दूसरा कोई और पे नहीं करेगा। आप ही की जिम्मेदारी है, अगर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये थे दोस्तों 4 मेजर फंक्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। पहला, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में आसानी पैदा करना, सुविधा पैदा करना। इस्टेब्लिश रूल बेस्ड सिस्टम, कानून के हिसाब से सिस्टम बनाए ताकि कोई अपनी आर्बिट्री, अपनी मनमानी ना कर सके। एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जिसके पास नहीं है उसको जाए, जिसके पास ज़्यादा है उससे जाए। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो पोल्यूट कर रहा है वही पे करे, ये इंश्योर करना। ये है दोस्तों 4 फंक्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ये वीडियो देख सकें। थैंक यू।